अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंधे की दर्द की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना ज़रा थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ। आई एम वर्किंग एज ए हेड ऑफ ट्रामा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी शालामा हॉस्पिटल। आई एम वर्किंग देयर फ्रॉम द लास्ट 23 years. आई वाज ट्रेन्ड इन इंग्लैंड for about 7 to 8 years, and उससे पहले I was working 3-4 years in Ireland as well. जो कंधे की दर्द है उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे जो कॉमन वजह है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा फ्रोज़न शोल्डर का नाम। लेकिन कंधे में जब दर्द हो जाए तो हर कंधे की दर्द फ्रोज़न शोल्डर नहीं होती। फ्रोज़न शोल्डर में बेसिकली ये होता है कि पेशेंट को एकदम अचानक बगैर किसी वजह के बगैर गिरे कंधे में दर्द होना शुरू हो जाती है। वो बाज़ का रात को ज़्यादा हो जाती है, और किसी भी एंगल में बाजू को जब मूव किया जाए तो उससे उसको दर्द होती है। चाहे वो बाजू फ्रंट की तरफ लेके जाए, साइड पे लेके जाए, पीछे लेके जाए, हर एंगल पे उसको पेन होती है। और ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम जो है, दर्द तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसका जो जॉइंट है वो स्टिफ़ होना शुरू हो जाता है। तो उसकी उसकी सारे प्लेन के ऊपर जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं जिनको अगर प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो जो इसकी फ़र्स्ट स्टेज है इसको हम बोलते हैं कैप्सुलाइटिस। तो अगर इसको हम शुरू में ट्रीट करें तो उसके लिए पेशेंट को कुछ पेन किलर चाहिए होता है, कुछ सा टॉपिकल एनाल्जेसिक वगैरह यूज़ करने चाहिए, और बाज़ का मसल रिलैक्सेशन वगैरह भी ऐड करने पड़ जाते हैं। तो जैसे ही उसकी शदीद पेन थोड़ी सी बेहतर हो तो उसके लिए उसको फ़िज़ियोथेरेपी करवानी चाहिए। फ़िज़ियोथेरेपी से ये होता है कि पेशेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि उसको उसकी जो मूवमेंट है वो कम हो। और वो क्योंकि अगर वो सिर्फ पेन किलर ही लें घर पे और एक्सरसाइज वगैरह ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट थोड़ा सा स्टिफ होना शुरू होता है। तो मेरे हाथ के अंदर इस वक्त शोल्डर जॉइंट का मॉडल है। तो फ्रोज़न शोल्डर या कैप्सुलाइटिस, शुरू में उसको हम कहते हैं कैप्सुलाइटिस, और जब 4-6 हफ्ते होना शुरू हो जाए, अगर पेशेंट ने एक्सरसाइज वगैरह नहीं की तो जॉइंट जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जॉइंट का जो कैप्सूल है वो थोड़ा सा अडेयर होना शुरू हो जाता है जॉइंट के साथ, तो उससे स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। तो उसकी सारे प्लेन्स के ऊपर जो मूवमेंट है, फ्रंट के ऊपर एलिवेशन है वो भी कम हो जाती है, बाहर की तरफ बाजू को उठाएं, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में अबडक्शन कहते हैं, वो भी कम हो जाती है। और हाथ को पीछे ले जाना, इंटरनल रोटेशन जो है, जिसमें बंदा अपनी कमर की सफाई नहीं कर सकता, टॉयलेट वगैरह यूज़ करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो जो स्टेज है जिसके अंदर मूवमेंट कम होना शुरू हो जाती है, वो फिर उसको हम लेबल करते हैं कि पेशेंट को फ्रोज़न शोल्डर होना शुरू हो गया। तो इसका शुरू से इलाज जो है, कुछ पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो यूज़ करने चाहिए, टॉपिकल क्रीम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, फॉलोड बाई फिजियोथेरेपी एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उसके अंदर यूजली पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वीक 2 वीक्स के अंदर बेहतर हो जाती है। तो अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगी तो आहिस्ता आहिस्ता कंधा जब जाम होना शुरू हो जाएगा, फ्रोज़न शोल्डर हो जाएगा। उसके अंदर अगर पेशेंट का शोल्डर ये 90 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा, और साइड से अगर भी उठाएं और बाजू इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा, और उसको पाँव हाथ बाजू को जब अंदर मोड़ते हैं तो बिल्कुल सिर्फ उसका बाजू बटक तक ही जाए, तो ये पेशेंट जो है, और इसमें सर्जन भी उसको बाजू को उठा के मूव कर रहा है और पेशेंट से खुद भी नहीं उठाया जाता। इसको हम कहते हैं बोथ एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट जो है उसकी जब कम हो गई है, 90 डिग्री से कम है, तो उस सूरत में जो है, जो फ्रोज़न शोल्डर है उसका जो इलाज है उसमें हम मरीज़ को बेहोश करते हैं। बेहोश करके उसको मैनिपुलेशन करते हैं शोल्डर की, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है। अगर अवेक किया जाए इसलिए पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया जाता है, बस जनरल एनेस्थीसिया दे के उसकी मैनिपुलेशन करते हैं, बाजू को फ्रंट की साइड पे एलिवेट करते हैं, बाहर की तरफ एलिवेट करते हैं, अबडक्शन, फिर उसकी इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं। तो पेशेंट को क्योंकि एनेस्थीसिया दिया होता है, उसके मसल रिलैक्स होते हैं, तो मैनिपुलेशन के बाद उसकी मूवमेंट सारी तकरीबन 95% मूवमेंट नॉर्मल आ जाती हैं। और एट द एंड ऑफ मैनिपुलेशन हम जॉइंट के अंदर स्टीरॉयड इंजेक्ट करते हैं इंट्राआर्टिकुलर, ताकि अंदर जो कैप्सुलाइटिस हुआ हुआ है तो वो इन्फ्लेमेशन भी सेटल हो जाए। सम टाइम इन मरीज़ों को जिनका हमने एम यू ए मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया किया होता है,
उनको बाद में भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे कॉमन रीज़न जो है जॉइंट शोल्डर पेन की वो होती है, जिसको कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, बाद में ये फ्रोज़न शोल्डर होता है। लेकिन डॉक्टर को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि अदर जो कॉजेज़ हैं इनमें से जो एक कॉमन और एक और कॉज़ है जिसको हम बोलते हैं सबक्रोमियल इम्पिंजमेंट। तो ये जो शोल्डर की हड्डी है जिसमें ये एक शोल्डर ब्लेड की हड्डी थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है, इसको अक्रोमियन बोलते हैं। और बाजू का जो हिस्सा शोल्डर बनाता है, ये बॉल सा जो होता है, इसमें ये होता है सब अक्रोमियल इम्पिंजमेंट में कि इन दोनों बोन्स के दरमियान एक मसल होता है। उस मसल के ऊपर सिर्फ सोजिश और इन्फ्लेमेशन होती है। वो जैसे मरीज़ अपना बाजू ऊपर उठाता है तो इस मसल को, वो जो मसल है वो स्क्वीज़ हो जाता है और उस एंगल में जाके इस पेशेंट को एकदम शदीद पेन होती है। लेकिन इसके अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट उसकी पूरी होती है, फ्रंट पे भी बाजू उठा सकता है पूरा, और बाहर की तरफ भी उठा सकता है, पीछे भी ले जा सकता है, लेकिन इस एंगल के ऊपर इसको शदीद पेन होती है। तो ये जो सब अक्रोमियल इम्पिंजमेंट होती है, इसके लिए यूजुअली हम स्टीरॉयड इंजेक्ट करते हैं, स्टीरॉयड विद लोकल एनेस्थेटिक। उससे ये चीज़ कंफर्म भी हो जाती है कि इसको यही प्रॉब्लम है। और अगर पेशेंट शुरू स्टेज में आए तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट की फिजियोथेरेपी, साथ कुछ पेन किलर वगैरह दिए जाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, और उससे पेशेंट की सिम्टम सही हो जाती है। लेकिन बाज़ का ऐसे भी होता है कि ये वाला जो मसल जो है सब अक्रोमियल इम्पिंजमेंट जो हुई है, इसमें एक जो मसल है सुप्रास्पाइनेटस, इसके अंदर बाज़ का एक कट सा आ जाता है। अगर वो कट आ जाए और ये जगह बहुत टाइट हो तो ये पेशेंट जो है फिजियोथेरेपी से और मेडिसिन से ठीक नहीं होते। उसके लिए फिर हमें एमआरआई स्कैन करवा के ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ती है। और अगर ये जगह बहुत नैरो है तो इसके लिए फिर सर्जरी हम लोग करते हैं, जिसके लिए ये जो बोन थोड़ी सी मोटी होती है, थिक होती है, उसको एक तो पतला कर देते हैं अंडर सरफेस से, और साइड से इसका टिप ऑफ द बोन जो है थोड़ी सी हाफ सेंटीमीटर वो एक्सरसाइज कर देते हैं। उससे फिर बाजू ऊपर इजीली जा सकता है और वो पेन हमेशा के लिए फिर वो ख़त्म हो जाती है। एक तीसरी कॉमन जो वजह है, जैसे इस मसल के अंदर छोटा सा कट आ सकता है, जैसे सबक्रोमियल इम्पिंजमेंट हो तो वो मसल को रिपेयर कर देते हैं, तो वो जो टीयर है बाज़ का ज़्यादा हो जाता है, उसमें कहते हैं रोटेटर कफ जो है उसके अंदर टीयर आ गया। तो रोटेटर कफ जो है अगर वो बाज़ का तो गिरने से, झटका लगने से, वज़न उठाने से हैवी झटका लगे तो उससे मसल का कट आ सकता है। तो बेसिकली शोल्डर जॉइंट के ये जो बड़ा मसल है डेल्टॉइड, इसके नीचे 4 मसल्स होते हैं जिनको हम रोटेटर कफ बोलते हैं। तो उनमें से अगर ख़ास तौर पे एक में जो मसल ज़्यादा कॉमन जिसके अंदर टीयर आता है सुप्रास्पाइनेटस, तो उसकी सर्जरी करके उसको रिपेयर करते हैं। तो उससे भी फिर इसकी पेन पेशेंट की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को बाज़ का जॉइंट का आर्थराइटिस हो सकता है। शुरू की स्टेज में फिजियोथेरेपी, पेन किलर, एक्सेसिव मूवमेंट्स को अवॉइड किया जाए। और जिन लोगों का आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके लिए हम फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, जस्ट लाइक नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। एडवांस आर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर में उसके लिए भी हम जॉइंट शोल्डर जॉइंट जो है वो रिप्लेसमेंट करते हैं। और बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि जब आपको शोल्डर पेन हो जाए, आप अपने जो जानने वाले हैं कोई, उनके थ्रू किसी रेफरेंस से किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं। और शोल्डर की डिफरेंट काजेज़ होती हैं ताकि एक डायग्नोसिस हो जाए कि इसकी प्रॉब्लम है क्या। मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स विद शोल्डर पेन कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। लेकिन जो जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बताया कि अगर सबक्रोमियल इम्पिंजमेंट है, ये जगह बहुत टाइट है, या रोटेटर कफ जो है उसका मसल, उसका कोई टीयर है, उन केसेस में फिर सर्जरी करनी जा पड़ती है। लेकिन पेशेंट जो है 100% रिकवर हो सकता है। तो आपसे मिलते हैं कुछ अर्से के बाद दोबारा किसी और टॉपिक के ऊपर, जिस जो कि कॉमन टॉपिक होगा इंशाल्लाह वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़।